क्या होता है यहाँ पे? बिकॉज ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से ही अगर आपके लाइसोसोम्स की क्या बर्स्ट हो जाए, मेम्ब्रेन, अगर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन बर्स्ट आउट हो जाती है तो उस केस में हम बोलते हैं कि हमारा सुसाइडल बैग्स, हम इसको बोल रहे हैं। क्या होगा अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी ऐसी चीज आपके सेल के अंदर एंटर होगी तो लाइसोसोम्स अपनी मेम्ब्रेन को बर्स्ट आउट कर लेंगे, ब्रोकन करा देंगे, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेंगे। मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है मतलब वो सुसाइड कर लेता है, इस वे में ऐसे समझो। जिसकी वजह से सेलुलर एक्टिविटीज, बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज जो होंगी वो आपकी रुक जाएंगी फॉरेन पार्टिकल की वजह से। मैम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसका काम ऑस्मो रेगुलेशन करने का होता है। ओके मैम। टू परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखना। दिस इज नॉन एज ऑस्मो रेगुलेशन। डन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे आज स्टार्ट करना था, दैट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। तनिष्का नहीं आई क्लास में? मैम शायद अच्छा, आज तनिष्का ने गुनिका तनिष्का के नाम से नहीं ज्वाइन किया? गीतिका तो निष्ठा था। हाँ, गीतिका। चेंज कर लिया नाम? यस मैम। चलो, अच्छा है। अब देखो, कल की क्लास में मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था, मतलब पूरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ाया था। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ वाला पार्ट था वो प्रोटीन बनाता था, स्मूथ वाला पार्ट लिपिड बनाता था। फिर उसी प्रोटीन और लिपिड को पैकेजिंग करने का काम कौन करता था? आयुष, बहुत हंसी आ रही है, बताओ पैकेजिंग करने का काम कौन करता था? आयुष बताएं। हम क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया मैम, ध्यान तो मेरा हंसने में था। मैम वो प्रोटीन, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। प्रोटीन और लिपिड को पैक करने में कौन हेल्प करता है? in the packaging of protein and lipid? कल क्लास में थे आए? मैम कल थोड़ी देर के लिए आया था। ये थोड़ी देर और ज्यादा देर क्या होता है? मैम बैटरी लो थी ना इसलिए, मतलब लास्ट तक नहीं रुक पाया था। आयुष, ऐसा नहीं चलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम कौन से टाइप का होता है ये बताओ? मैम कहना है। एक सेकंड तनु। आयुष, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स का टाइप बताओ। आयुष, पढ़ाई नहीं करनी है तो मत करो, क्लास में आते से प्रेजेंट लगाने से फायदा क्या? जब तुम क्लास में बैठ के कुछ सीख ही नहीं पा रहे हो तो। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन नहीं आंसर कर पा रहे हो तो कैसे सोच लोगे नीट एग्जाम तुम क्वालिफाई कर लोगे? कर पाओगे ऐसे? ये कंसिस्टेंसी है। 70 ईयर्स होता है। 70 ईयर्स की लार्ज और स्मॉल यूनिट बताओ। मैं बताऊं? बताओ। मैम मैं बताऊँ? 50। मैम 50 and 30। हम्म, 50 and 30। प्रोटीन लिपिड को कौन पैक करने में हेल्प करते हैं? गोल। गोल्गी ऑपरेटर्स। कमीलो गोल्जी ने जो ढूंढा था। कैमिलियो गोल्जी ने जो डिस्कवर किया था डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर गोल्जी एपरेटस, जिसका काम पैकेजिंग करने का होता है। जिसके पास दो फेजेस होती है, फॉर्मिंग फेज और मैच्योरिंग फेज। फॉर्मिंग फेज इज आल्सो नोन एज सिस या ट्रांस? सिस। तो भाई, थोड़ा सा अगर इस चैप्टर पे इतनी ज्यादा मैं मेहनत कर भी रही हूँ, ये चैप्टर मुश्किल से 4 लेक्चर्स का है। हार्डली तीन, 3 या 4, उससे ज्यादा नहीं। कौन से नंबर का लेक्चर है आज ये मेरा? 6। 6। तब 6 घंटे हमने इस चैप्टर के अंदर इन्वेस्ट करा है।
तो कुछ सीख लो बैठ के, टाइम पास करने थोड़े ना आते हो फिर। गोल्गी ऑपरेटर्स के बाद क्या पढ़ा था कल? लाइसोसोम, लाइसोसोम्स, वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स थी, उसके बाद वैक्यूल वैक्यूल, ये सारे मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? क्योंकि वो coordination माइटोकॉन्ड्रिया नहीं का होती। फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता। एग्जैक्टली, क्योंकि इसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं होता। 10th क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस का मतलब क्या है? वो एटीपी जनरेट एनर्जी, एटीपी जनरेट कर, ठीक है। व्हाट इज एटीपी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमें क्या मिलता है एटीपी से? एनर्जी। तो एटीपी इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि वो एनर्जी बनाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। ये चीज हमें याद रखना है। जैसे गोल्गी एपरेटस के बारे में एनसीईआरटी की पहली लाइन थी कि वो डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर है। ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हम सिंगल की बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रियन उसको बोलेंगे, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसको विदाउट स्टेनिंग हम माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में हाईलाइट करो इस लाइन को। इस चैप्टर के नोट जहां तक मैंने हैंड रिटन लिखवाए हैं वहां तक हैंड रिटन रखना, उसके बाद एनसीईआरटी ही नोट डाउन करना, एनसीईआरटी से बाहर, क्योंकि इसमें बाकी वाली चीजों में नहीं आता है। तो नेक्स्ट लाइन हमको पता है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। इट मीन्स जो हमारे फिजियोलॉजी सेल, जिस सेल की पावर जितनी ज्यादा है, पावर इन द सेंस की जिस सेल की एक्टिविटी परफॉर्मिंग करने वाली जितनी ज्यादा है, उतनी ही ज्यादा उसके नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। इसका रीजन क्या हो सकता है? क्यों? हमें एक फिर से पूछ बताना। सेल बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव है। फिजियोलॉजिकली एक्टिव, लेट सपोज दो एग्जांपल है मेरे पास, एक आयुष है एक लक्ष्य है। आयुष दिन भर सोता रहता है, लक्ष्य पूरा दिन काम करता है, स्कूल भी जाता है, स्कूल आने के बाद मम्मी या पापा की किसी भी चीज में हेल्प कराता है, पूरे दिन पढ़ाई भी करता है। तो किसकी सेल को, किसी को भी क्लियर नहीं आ रही वॉइस? नो मैम, वॉइस बीच में थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी। यस मैम, ब्रेक हो रही थी। एक सेकेंड लेट मी चेक। अभी बताओ, अभी सही है? यस मैम। मैंने बोला एक है आयुष एक है लक्ष्य। आयुष दिन भर घर पे सोता रहता है, कुछ काम नहीं करता है। लक्ष्य पूरा दिन घर पे पढ़ाई भी करता है, होमवर्क भी करता है, सारी चीजें करता है। तो आयुष और लक्ष्य में से कौन ज्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव है? मैम लक्ष्य। मी माई सेल्फ, लक्ष्य। लक्ष्य। तो किसकी किसकी बॉडी की सेल्स को ज्यादा नंबर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा? लक्ष्य। मेरी, तो लक्ष्य को चाहिए कि लक्ष्य की सेल्स के पास ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो। यस मैम, ये हमारी बॉडी के अंदर वो सेल्स जो नॉन स्टॉप वर्क करती रहती है हमेशा, जैसे हमारी हार्ट सेल, रेस्पिरेशन में हमारे लंग्स की सेल्स, जनरली हार्ट सेल्स हो गया और हमारे लंग्स हो गए, ये तो दो ऑलमोस्ट चीजें है ना जो सबसे ज्यादा फंक्शन करती रहती है। पूरा टाइम हम सोते रहे तब भी हार्ट बीट करता है, रेस्पिरेशन भी चलता रहता है। तो इनकी जो सेल्स होंगी, इनकी सेल्स को नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा चाहिए ना, एज यस कम्पेयर। मैम। यस। तो वही तो है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को जो नंबर है वो सेल टू सेल वेरी करेगा। किसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, किसके अंदर कम होगा? ज्यादा उसके अंदर होगा जिसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा है। कम उसके अंदर होगा जिसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम है। ओके मैम। आगे लाइन समझ में? मैम एक चीज पूछनी थी। मैम वो सेकंड वर्ड क्या लिखा है, सिंग माइटोकॉन्ड्रियन, सिंग क्यों करना है? सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल वर्ड है। अगर एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियन, सिंगुलर वर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ
shape, size also considerable degree of variability is observed. इसका मतलब है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हो नंबर में तो वेरी करेगा, उसके साथ साथ उसकी शेप और साइज भी वेरी कर सकता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। टिपिकली जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ऑलमोस्ट सभी सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी शेप देखी गई है? सॉसेज शेप या फिर सिलिंड्रिकल। डायमीटर कितना है इसका? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। लेंथ कितनी है? 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। शेप याद रखनी है, साइज याद रहेगा। डायमीटर तो सर्कुलर चीजों का होता है ना। तो सॉसेज पता कैसी होती है? सॉस जैसे। मैम बीच में सिलेंडर, साइड में सेमी सर्कल्स। ऐसे ही ना? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग शेप्स में मिल सकता है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया अलग अलग शेप में हो सकता है। जो सबसे ज्यादा वो भी डिपेंड करेगा हमारा सेलुलर एक्टिविटीज पे। हाँ, वो कैसे? तो कैसे एग्जाम्पल देते हो? बैक्टीरिया सेल है, क्यों? किसी के अंदर शेप कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम अलग अलग शेप की होती है। अच्छा, इसके पीछे की कहानी आपको सुनाऊं मैं माइटोकॉन्ड्रिया के पीछे? यस मैम, यस मैम। हाँ, कहानी सुनने के लिए तो बड़े, कहानी वैसी कहानी नहीं है, बायो से रिलेटेड ही है। कहानी ये है कि हम लोगों ने ये पढ़ा है ह्यूमंस किससे बने हैं। आप लोगों ने सुना होगा हिस्ट्री में या 10th में 9th में कहीं पढ़ा हो। अच्छा, 10th में तो पढ़ा होगा ना इवोल्यूशन चैप्टर। कट गया था। अनडिलीटेड पार्ट में चला गया था। डिलीट करते हैं ये लोग सिलेबस को। तो इवोल्यूशन चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं ना, वहां पे आपको समझ में आता है, ये बताया जाता है कि ह्यूमंस कहाँ से डेवलप हुए हैं। अच्छा, आप लोगों को मैंने एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ाया था, तब स्टोरी सुनाई थी काफी सारी। मैम आपने नहीं पढ़ाया था, वो दूसरी मैम ने पढ़ाया था। वॉइस ब्रेक हो रही है। तो नहीं होनी चाहिए। लैपटॉप और क्लोज कर लेती हूँ। चलो भाई, स्टार्टिंग तो मैंने कराई थी चैप्टर की कि जो चैप्टर एनिमल किंगडम है वो हमें पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन बताता है कि सबसे पहले मेरे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म आए अर्थ पे जो कि कैसे थे? वाटर के अंदर रहते थे, जिनके पास कोई ऑर्गन्स नहीं थे, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं था, सिर्फ दो होल्स थे, एक होल से वाटर जाता था, एक से बाहर निकलता था, ओस्टिया ऑस्टिलम। ऐसे एक्सेल के रहते थे। सुनाई यस थी। मैम। फिर Yes, सिलेंड्रेटा आए थे, सिलेंड्रेटा के ऊपर हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर थी, टेंटिकल्स। फिर वो बार्बर के पास गए, किसी अच्छे सैलून में गए, सैलून में जाके उन्होंने अपनी सिमेट्री चेंज करा ली, रेडियल सिमेट्री। फिर उनको अपने आप को किसी एनिमी से बचाने के लिए रात, बिकॉज दिन में तो बचा लेते थे अपने टेंटिकल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर से, रात में बचाने के लिए लाइट चाहिए होती, तो फिर नेक्स्ट वाले ने अपने अंदर बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी डेवलप की। याद है ना? तो भाई स्टोरी जो मैं बताती हूँ एटलीस्ट इतना याद रखो कि आप लोग किसी को ये चैप्टर पढ़ाओ तो सेम वे में समझा पाओ। ठीक है? तो वो वाली स्टोरी बताई थी। तो पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन था, ह्यूमंस कहाँ पे आते थे? सबसे एंड में आते थे, मेमेलिया में, मैमल्स जिसके पास मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, वो मैमल। तो इसका मतलब ह्यूमन जो है वो अर्थ पे सबसे बाद में आए हैं, सबसे पहले अर्थ पे बैक्टीरियाज आए हैं। क्योंकि एनिमल से पहले भी, पहले मोनेरा आए, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा आए, फिर धीरे धीरे फंजाई आए, फिर प्लांट्स आए, फिर एनिमल्स आए। ये जो किंगडम्स का क्लासिफिकेशन है ये भी पैटर्न हमें बताता है। यस। 12th क्लास में आप जब चैप्टर पढ़ोगे ना, तो 12th क्लास में आपको पूरा समझ में आएगा कि एक सेल कैसे बनी होगी। अच्छा, वो वाली न्यूज सुनी है आपने? बचपन में आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले मुर्गी आई है या पहले अंडा है, उसकी थ्योरी साइंटिस्ट लोगों ने सुलझा ली है। मुर्गी आई थी। सुनी है न्यूज? मैम वो सुना है, थ्योरी बच्चे पूछते साइंटिस्ट रहते ने थे। जान ली मतलब। मतलब साइंटिस्ट लोगों ने इसका आंसर पता कर लिया कि पहले मुर्गी आई थी अंडा। मैम क्या आंसर है? आई गेस मुर्गी है इसका आंसर। नहीं, मुर्गी नहीं, पहले अंडा। अंडा है, पहले अंडा है। क्योंकि मैम अंडा नेसेसरी कैसे आ सकता है? दोबारा बोलो। कैसे
बेटा कैसे कैसे तो ना उनका पूरा रिसर्च पेपर मेरे को पढ़ना पड़ेगा, बट ऐसे रैंडमली ना मैं टीवी देख रही थी। थोड़ा थोड़ा बता दो। अरे मैंने पढ़ा नहीं था, मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिला, बट मैं टीवी देख रही थी, एक दिन टीवी में आई थी ये न्यूज। देखो मैं बताती हूँ उसको, न्यूज को अभी। मैम हो सकते हैं ऐसा आया हो कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की जब मीटिंग करी हो तब उसमें जो एग निकला हो वो मुर्गी का हो। मैम मुर्गी आई होगी मैम पहले। देखो गूगल पे डालना, ये पहले दिया है अंडा, उसकी न्यूज में जाना और न्यूज में आपको मिलेगा कि साइंटिस्ट उन लोगों ने इसका आंसर सर्च कर लिया है। मैम देखा था उसमें मुर्गी था। मुर्गी था या अंडा था? नो मुर्गी मैम मुर्गी था। सही में ना? मैम मैंने भी रिसर्च मैम करी थी, क्योंकि मुर्गी उसके निकला था मेरा। उसके एग को बनने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है ना, जो कि सिर्फ उसी में पाया जाता है मुर्गी में, इसलिए ये थ्योरी थी। उसको पूरा यॉक चाहिए होता है, उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसकी मदर ही मतलब वहां पे एक hen ही को प्रोवाइड करा पाती है। ये था। यस मैम, और वो मुर्गी कहाँ से आई ये नहीं पता था। तो ये कॉन्सेप्ट्स है ना, ये इवोल्यूशन चैप्टर में भी, क्योंकि आप खुद देखो जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन बिलियंस ऑफ इयर्स पहले स्टार्ट हुए थे, मिलियंस बिलियंस ईयर। उस टाइम पे कोई जिंदा तो था नहीं, तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर आज के टाइम पे हम कोई चीज को बोल सकते हैं कि हाँ भाई एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। डायनासोर्स किसी ने अपनी आईज से देखा है कभी? डायनासोर्स नहीं देखे ना। नहीं लेकिन देखी। लेकिन हम बहुत ज्यादा सॉलिडली क्यों बोल पाते हैं डायनासोर्स थे एक टाइम पे? क्योंकि उनके फॉसिल्स मिले हमें। उस बेसिस पे मुझे प्रूफ हुआ कि हाँ भाई पहले टाइम में डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे। यस जैसे सपोज करो आज के टाइम में डॉग्स हैं, हर गली गली में मिल जाएंगे, घूमते रहते हैं। जाएंगे। आज से 100 साल बाद ये डॉग्स भी ना डायनासोर वाला रूप ले लेंगे। मतलब डायनासोर जितने बड़े नहीं हो जाएंगे, जैसे हमें देखने में लगता है ना यार डायनासोर थे पहले के टाइम में, हमने तो देखे नहीं, काश हम भी देखते। ऐसे ही 100 साल बाद डॉग्स, ये बर्ड्स, ये जितने भी नेचुरल ये एनिमल्स है ना, ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसे टाइगर्स, लायंस, ये सब एक्सटिंक्ट होने लग रहे हैं ना, मतलब गायब होने लग रहे हैं, इनकी जनरेशन खत्म होने लग रही है। आज के टाइम पे हम देख सकते हैं, लेकिन अगर आप यही सेम कहानी अपने दादा, अपने ग्रैंड फादर्स वगैरह से पूछो, तो आपको बताएंगे कि वो जनरली जंगल वंगल में घूमने के लिए निकलते, तो उनको दिख जाते थे शेर इधर उधर, यस है ना? सुना मैम होगा ये आप। बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन एक टाइम पे आगे ये भी एक्सटिंक्ट हो सकता है। मैम बर्ड्स पहले मेरे गांव के आसपास रहते थे बहुत सारे शेर। हर जगह, अपने ग्रैंड फादर्स जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनसे पूछना, तो आपको बताएंगे ये चीजें। उस टाइम पे चीजें कॉमन थी, अब आते आते वो रेयर बन चुकी है। जो हमारे टाइम पे कॉमन है वो आगे की जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा रेयर चीजें बन जाएंगी। तो वो भी इन चीजों को हिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, फिर जैसे हम पढ़ रहे हैं डायनासोर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब चलो टॉपिक पे आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों बता रही थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पीछे के ना एक साइंटिस्ट ने एक हिस्ट्री पता है क्या दी थी, मतलब एक सिंपल सा लॉजिक दिया था, कोई प्रूफ वगैरह कुछ नहीं था। उन्होंने बोला कि एक सेल बनी, ठीक है, उस सेल ने दो बैक्टीरियाज को इनगल्फ कर लिया, सेल ने बैक्टीरियाज को इनगल्फ कर लिया, जिसकी वजह से सेल के अंदर उन बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट बने। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। पता है ये चीज, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं इनको, क्योंकि इनके पास खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। जनरली सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होना चाहिए। ये दो सेल ऑर्गेनेली ऐसी हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है। और इसके पीछे की एक और कहानी, मतलब साइंटिस्ट ने क्यों बोला, साइंटिस्ट भी अपनी जगह सही थे, उन्होंने गलत नहीं बोला। देखो किसको बोला इन्होंने, माइटोकॉन्ड्रिया एंड, जहां पे समझ नहीं आएगा ना बता देना, और जो मैं बताती हूँ ना ये चीजें सब साथ साथ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि अब अगर सिलेबस में नहीं है तो 10th में जरूर मिलेगा आप लोगों को इस चीजें सिलेबस में, कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेगा ही आपको। तो इनको हम बोलते हैं आपकी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज। और इन चीजों को नोट्स में लिख के रखोगे तो याद रहेंगी, ऐसी सुन के छोड़ दोगे तो नहीं याद रहेंगी।
सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है विच कंटेन देयर own जेनेटिक मटेरियल। इनका मतलब इनके अंदर खुद का अपना डीएनए होता है। इसके अलावा अरे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे या प्रोकैरियोटिक सेल में? प्रोकैरियोटिक में तो नहीं मिलेंगे ना माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। और यूकैरियोटिक का राइबोसोम कैसे होता है? ATS। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इनके पास खुद का डीएनए तो है, लेकिन इनके पास खुद का राइबोसोम भी है। और सबसे इम्प्रेसिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम है ना, वो 70s राइबोसोम। अब पता चला एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर 70s राइबोसोम कहाँ से आ गया, कहाँ से इन सॉल ऑर्गेनेल्स के पास डीएनए आया? तो साइंटिस्ट ने थ्योरी दे दी, भाई ऐसा हुआ होगा एक यूकैरियोटिक सेल ने 2 बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया होगा, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ही तो 70s होता है राइबोसोम, और तो किसी में होता नहीं है। मैम मतलब साइंटिस्ट को भी खुद श्योरिटी नहीं है कि ऐसा हुआ है। नहीं, थ्योरी दी बस उन्होंने, थ्योरेटिकली बोला। मैम तो जब उन्होंने प्रूफ नहीं करा तो फिर ये थ्योरी हम ट्रू क्यों मान ले? प्रूफ नहीं मान रहे मैम हैं थ्योरी सर। पूरी सही नहीं होती क्या? बेटा थ्योरी तब तक सही नहीं मानी जाती जब तक उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ना मिल जाए हमें। अब एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे मिल सकता है? कोई माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कोई रिसिप्ट वगैरह तो चिपकी हुई नहीं है सेल में। तो मैम हम फिर ये क्यों माने? क्योंकि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम है, और वो कहाँ 70s राइबोसोम पूरी अर्थ पे कौन सी सेल्स में होता है? सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल। तो मानना तो पड़ेगा ही ना कि भाई जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक सेल से बना है, और जो जाके यूकैरियोटिक सेल के साथ फ्यूज हो गया। मैम पहले हमसे बोलते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं करा इसलिए हम उनकी थ्योरी नहीं मानेंगे, यहाँ पर बोल रहे हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं करा हम फिर भी थ्योरी मान लेंगे। थ्योरी का कोई नाम नहीं दिया गया, थ्योरी का कोई साइंटिस्ट नहीं बताया गया, सिर्फ माना गया उस टाइम पे ये कि भाई ऐसे ऐसे हुआ होगा। जैसे सपोज करो सीआईडी देखते हैं हम लोग, सीआईडी में कोई क्राइम होता है तो जो एसीपी प्रद्युमन होता है उसको स्टार्टिंग में जब वो स्पॉट पे जाता है उसको नहीं पता होता भाई क्या हुआ होगा क्या नहीं होगा, इमेजिनेशन बनाता है ना सिर्फ कि भाई यहाँ पे खड़ा होगा, सामने से किसी ने उसको गन मारी होगी या ये सब हुआ होगा, फिर उसी चीज पे वर्क करते हैं, है ना। और Yes, एंड ma'am. में क्रिमिनल एंड में जब क्रिमिनल पकड़ा जाता है फिर वो रियल स्टोरी सुनाता है। अब यहाँ पे हम कहाँ से क्रिमिनल को पकड़े जो रियल स्टोरी सुनाएगा? सेल तो बोल ही नहीं सकते, इसलिए उससे पहले एक्सपेरिमेंटल दया थप्पड़ मारता है। प्रूफ नहीं है। Okay, ma'am. अब याद क्या रखना है? याद 2 चीजें रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, क्योंकि इनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, प्लस दे आल्सो हैव 70s राइबोसोम which is a feature of prokaryotic cell. कहानी अच्छी लगी? कहानी ये थी कि भाई एक सेल था यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल ने क्या किया? दो बैक्टीरिया को एंगल्फ कर दिया, बस। मैम 2 को क्यों करा, 1 को भी कर सकता था ना? ऐसी सेल ऑर्गेनेली 2 है ना बेटा, इसलिए 2 मानते हैं। ऐसी सेल ऑर्गेनेली 2 है, माइटोकॉन्ड्रिया 1 होती तो हम 1 ही बोलते। फिर ठीक है। आगे चले। Yes, ma'am. चलो, साइज याद रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, सॉसेज शेप, डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, लेंथ 1 से 4 माइक्रोमीटर।
ये बोलता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक है आउटर मेम्ब्रेन एक है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के जो बीच में स्पेस होता है उसको बोलता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। dividing its lumen distinctly into two aqueous compartment, एक outer compartment एक inner compartment। inner compartment is filled with a dense hemologous। समझ में आया लाइंस पढ़ के कुछ? बोल दो न- ह्यूमन क्या है? रेड वाली outer membrane, this one ब्लू वाली इनर मेम्ब्रेन। तो ये वही बोला इन्होंने कि एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन है। एंड मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमन, अंदर वाला पूरा पार्ट ल्यूमन था, उसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो कंपार्टमेंट बना दिए, एक तो ये तो आउटर कंपार्टमेंट और ये इनर कंपार्टमेंट। इनर कंपार्टमेंट को बोल दिया हमने क्या, मैट्रिक्स, जिसके अंदर एक डेंस होमोजेनस सब्सटेंस फिल्डअप होता है। आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। कॉन्टिन्यूअस दिख रही है मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्डिंग्स हो गई है, दिस इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टी। सिस्टर्नी कहाँ पे थी, सिस्टर्नी गोल्जी एप्रेटस के अंदर थी, दीज आर नोन एज क्रिस्टी। सिंगुलर सिंग नहीं है, सिंगुलर क्रिस्टा बोलेंगे पूरी मेम्ब्रेन को, क्रिस्टी सिंगुलर क्रिस्टा। बोलो लक्ष्य। मैम कौन सी मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टा बोलेंगे। इनर मैम ये मेम्ब्रेन सारी और चीजों को नाम देना जरूरी होता है क्या? अभी डिफिकल्ट लग रहा है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, जैसे इसको रिवाइज कर दोगे ना याद होता चल जाएगा। मैम छोटी छोटी चीजों को भी नाम दे देते हैं। मैम मैट्रिक्स फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैट्रिक्स का मतलब एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जगह खाली जगह मतलब उसके अंदर होमोजेनस सब्सटेंस भरा हुआ है। ओके मैट्रिक्स मैम। का मतलब खाली जगह होता है। देन यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है, उनको क्रिस्टा बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस है, इन मेम्ब्रेन ने दो कंपार्टमेंट बना दिया, आउटर कंपार्टमेंट और एक इनर कंपार्टमेंट। इतना डन है। क्रिस्टा का काम क्या है, क्रिस्टा का काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। इंक्रीज हो गया सरफेस एरिया। द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। इन दोनों की दोनों मेम्ब्रेन के पास अलग अलग टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जिन एंजाइम्स के अलग अलग फंक्शंस है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करना, एनर्जी करना। बनना। उसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करता है। जैसे इस लाइन को हाईलाइट करना है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट होती है, मतलब इसी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एंड दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पावर हाउस ऑफ द सेल्स। बोलो तनिष्का। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है ना जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है। अभी समझाऊंगी एरोबिक एनारोबिक भी थोड़ा। पावर हाउस रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ऐसा कुछ है 10th में भी पढ़ा था। अभी Last प्लांट website. फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में। ठीक है, फिर आगे वही लिखता है, इसके पास खुद का डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए। सिंगल सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होता है और राइबोसोम भी होता है 70s। राइबोसोम है तो ऑब्वियसली प्रोटीन बनाने का काम करेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया जो डिवाइड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिजन। एक माइटोकॉन्ड्रिया है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। बताओ मैम ये श्रेष्ठ। तो बताया ही नहीं कि यहाँ पे एटीपी के मॉलिक्यूल्स कहाँ से बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कैसे बनता है,
यस मैम। ये आप प्लांट फिजियो में पढ़ोगे पूरा टॉपिक। इसमें नहीं है। हाँ सृष्टि बताओ, एक सेकंड तनिष्का। मैम गोल्गी एप्रेटस में जो क्रिस्टर्नी है और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टा में क्या डिफरेंस है? स्पेलिंग में डिफरेंस है सिर्फ। वहां पे वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थी, यहाँ पे क्रिस्टा इनर मेम्ब्रेन को बोल रहा है, वहां पे सिस्टर्नी उसको बोलता है। मतलब दोनों मैम डिफरेंट ये है। सिंगुलर प्लूरल में भी कैसे क्वेश्चन different आता है। अलग है, वो सिस्टर्नी था, ये क्रिस्टा है। सिस्टर्नी वहां पे ऐसे मैम ट्यूबुलर, दिखने में तो दोनों सेम से ही है। अरे ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स को बोल रहा है। अच्छा मैम। कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे कंफ्यूज होता है इस पे भी। सिस्टर्नी, सिस्टर, गोल्जी एपरेटस, क्रिस्टा, माइटोकॉन्ड्रिया। मैम ये सिंगुलर प्लूरल में भी क्वेश्चन आता है। इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं आता। दो ही जगह है, माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन और क्रिस्टा का सिंगुलर क्रिस्टा। या यस मैम। यस मैम चलो आगे। अब आ जाओ थोड़ा रेस्पिरेशन को लेके। आया ना टर्म एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग? मैम ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है एंड रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस? मैम रेस्पिरेशन physical में process ब्रीथिंग भी आ में जाती है। मैम ब्रीदिंग में जो है इनहेल और एक्सहेल आ जाता है, बट रेस्पिरेशन में पूरा प्रोसेस आ जाता है कि हम गैस लेते हैं, फिर कैसे उसके अंदर से ऑक्सीजन वगैरह सेपरेट की जाती है। और ब्रीथिंग में सिर्फ इनहेल और एक्सहेल आता है। ब्रीथिंग तो चलो सही बताया, ब्रीथिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैम रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज रेस्पिरेशन का। में मैम जो ग्लूकोज बनता है बाद में उससे एनर्जी निकाल लेते हैं। मैम रेस्पिरेशन इनसाइड सेल होती है और ब्रीथिंग आउटसाइड सेल होती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। रेस्पिरेशन इज द ब्रेक रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और फूड के ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। O2 ऑक्सीजन चाहिएगी, O2 चाहिएगी, तभी फूड का ऑक्सीडेशन होगा। फूड के ऑक्सीडेशन से ही एनर्जी। ऑक्सीडेशन फूड का कैसे? C6H12O6। ऑक्सीजन के प्रेजेंस नहीं बनेगा। ये है इक्वेशन रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस की क्या होती है? CO2 plus H2O give CO2 plus H2O plus एंड क्लोरोफिल O6 plus O2 chlorophyll sunlight की presence में। plus energy plus H2O। क्या इन दोनों प्रोसेस को कोई मेरे को रिलेट करके बता सकता है थोड़ा सा? मैम जो फोटोसिंथेसिस में हमारा ग्लूकोज होता है उसके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसमें को CO2 H2 और ATP में वापस कन्वर्ट कर लेते हैं। मैम एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 और H2O को मिला के ग्लूकोज बनवाता है। ग्लूकोज बन गया, अभी एनर्जी नहीं मिली, फिर उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कराएंगे। ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन चाहिएगी, ऑक्सीजन देंगे, ब्रेक डाउन कराएंगे, वापस से CO2 H2O में ब्रेक कराएंगे और फिर ATP रिलीज होगी वहां से। क्योंकि मेनली तो हमें क्या चाहिए? ATP चाहिए। सेम प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है। हम फूड खाते हैं,
डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन के बाद उस फूड को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? हमारा ब्लड। ब्लड उसको एब्जॉर्ब करके कहाँ तक लेके जाता है? सेल तक लेके जाता है। अब सेल के अंदर की कहानी देखो जरा क्या होती है। ये मेरा सेल है, सेल के अंदर आया C6H12O6 साइटोप्लाज्म में ही। ये साइटोप्लाज्म में ही कन्वर्ट हो जाता है पहले पायरुविक एसिड में, ठीक है। फिर ये बैठा मेरा माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसकी ना मेम्ब्रेन। ये पायरुविक एसिड यहाँ से निकलता है और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ जाता है। यहाँ पे मैट्रिक्स में आके पहले होती है इसकी लिंक रिएक्शन, फिर चलती है इसकी क्रेब साइकिल, और फिर यहाँ से बहुत सारे ये एटीपी बनवाता है। ये जो पूरी कहानी बताया ना, ये पूरी कहानी आप रेस्पिरेशन प्लांट चैप्टर में पढ़ोगे, जिसके लिए मैंने आपको बताया था। मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा भी रही हूँ, अगर आप लोगों को पढ़ना है वहां से पढ़ लो, नहीं तो हम क्लास में पढ़ेंगे। ये सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया है एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली। Yes. यस मैम। चलो, तो अब मैं आप लोगों को बता रही थी एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक। तो माइटोकॉन्ड्रिया को एरोबिक का ही क्यों बोला जाता है, एनारोबिक का क्यों नहीं बोला, वो मेरा क्वेश्चन था। मैम एरोबिक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए उसे ऑक्सीजन की नीड होती होगी। एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक में नो ऑक्सीजन। कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है एनारोबिक में। और जो ये ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, ये ऑक्सीजन पता है माइटोकॉन्ड्रिया से ही रिलीज होती है। ऑक्सीजन ही माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है, तो इसलिए एरोबिक में चाहिए। एनारोबिक में ऑक्सीजन ही चाहिए, तो फिर भाई माइटोकॉन्ड्रिया की क्या जरूरत है? माइटोकॉन्ड्रिया से ऑक्सीजन कैसे रिलीज होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से ऑक्सीजन रिलीज तब होती है जब हम ये पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे ना, क्रेब साइकिल वगैरह, वहां पे आप देखोगे। अब ये प्रोसेस देख रहे हो ना यहाँ पे, आपका किधर गया प्रोसेस? तो यहाँ पे है ना, ऐसे समझ में आएगा कि जो हमने ऑक्सीजन बाहर से हम इनहेल करते हैं, जो हम ऑक्सीजन बाहर से इनहेल करते हैं, वही ऑक्सीजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर H पॉजिटिव आयंस घूमते रहते हैं। वो H पॉजिटिव आयंस माइटोकॉन्ड्रिया ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है, फिर बाद में वाटर बनाता है, और ऑक्सीजन की फॉर्म में ये बाहर रिलीज भी होता है। कैसे होती है इसका पूरा प्रोसेस आपको चैप्टर में जब हम एक एक साइकिल्स पढ़ेंगे ना, उन साइकिल्स में समझ आएगा। मतलब हम भी हाफ प्लांट है, हम भी रिलीज करते हैं ऑक्सीजन? नहीं, हम नहीं करते, प्लांट्स करते, हम नहीं करते। हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाती है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन से वाटर बनवाता है। मैम कोई कोई प्लांट्स तो Okay, करते ही नहीं, करते ही नहीं है। कौन से प्लांट्स नहीं करते? मैम वो होते हैं ना कुछ प्लांट्स, नाम नहीं पता। अपोजिट करते हैं, करते सब है अपोजिट। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दिन में क्या रिलीज करते हैं, O2, और रात में CO2। इसीलिए बोला जाता है ना, जैसे गांव वगैरह में आप लोग कभी जाते होंगे तो ये बोलते हैं कि रात में कभी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। यस मैम वो पीपल का पेड़ होता है, वो तो भूत आ जाएगा। वहाँ पर तो मैम भूत रहते हैं। अरे कार्बन डाइऑक्साइड मैम भूत लटके रहते हैं उधर कार्बन Yes, पेड़ के ma'am. बदले। लोग यही समझते हैं, बोलते हैं भाई रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत आएगा। भूत नहीं होता। पहले के लोगों को साइंटिफिकली रीजन नहीं पता होते थे, उनको भाई इतना पता था कि हाँ भाई ये काम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है नहीं पता, क्योंकि प्लांट जो होता है रात में CO2 रिलीज करता है, और आप CO2 के एनवायरमेंट में रहोगे तो आपको सफोकेशन फील होगी, आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आएंगे, आपको बॉडी पेन होगा, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना वो अफेक्ट होगा। मैम आप प्लांट का नाम बताना, कौन सा प्लांट पता है? एक कुछ नहीं होते। प्रोड्यूस करता है? कौन से प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, कौन से क्या?
मैम कौन से प्लांट CO2 प्रोड्यूस करते हैं रात में? ऑलमोस्ट सारे ही प्लांट्स रात में CO2 प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि रात में आपका ये Sunlight ऑक्सीडेशन मिलती है। वाला प्रोसेस चल रहा होता है। दिन में फूड बनता है लाइट की प्रेजेंस में, रात में फूड का होता है ऑक्सीडेशन। देखो, दिन में फूड बन रहा है तो फूड बनते टाइम फोटो रिलीज हो रहा है ना, अरे फिर कोई है, बारिश आ गई। बारिश आ गई आयुष। मैम मेरा वो नहीं, इसीलिए मैम मेरा फोन नहीं चलता ना, भागना पड़ेगा अब। तो इसीलिए रात मैम कल क्लास नहीं ले पाया था। कोई नहीं, रात में जो ग्लूकोज होता है उसको आप खुद देख रहे हो, रात में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करा रहे तो CO2 रिलीज हो रही है। दिन में प्रोसेस चल रहा है, रात में रेस्पिरेशन चल रहा ओके मैम। मैम है। भाई एक साथ बोलते हो, एक एक करके बोलो। बोलो तनिष्का, फिर खुशबू आप बोल। मैम जो साइंटिस्ट है वो हर चीज का साइंटिफिक नेम रखते हैं, तो मैम हमें ह्यूमन नाम भी साइंटिस्ट ने दिया होगा। पहले होमो सैपियंस दिया था साइंटिस्ट लोगों ने, फिर होमो सैपियंस से ह्यूमंस आ गया। मैम ऐसा क्यों, और हमें एनिमल्स की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है? हमारी एक अलग कैटेगरी क्यों नहीं बनाई गई? हमारी अलग कैटेगरी क्यों भाई? इतनी सारी कैटेगरी के हमें मैमेलिया में रखा है ना, एनिमल्स के अंदर भी। पर हम तो सबसे अलग है ना। मैम बट हम तो ह्यूमंस है ना, बाकी सारे एनिमल्स हमारी तरह सोच थोड़ी ना सकते हैं, तो हमारे लिए तो एक स्पेशल कैटेगरी होनी चाहिए ना, एनिमल्स में थोड़ी ना होना चाहिए। हम किस ह्यूमंस तो एक ही के स्पीशी है अंदर ना। आता ना, क्योंकि जो क्लासिफिकेशन होता था ना एनिमल किंगडम का, वो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रेन कैपेसिटी नहीं हुआ था। अब आप देखो, हमारे उसके अंदर मैमल्स के अंदर तो प्लेटिपस भी आता है, एलिफेंट भी आता है, डॉग भी आता है। वो हमसे अलग क्यों है? क्योंकि ह्यूमंस के अंदर इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमंस के पास ब्रेन था, इसलिए वो डेवलप करके धीरे धीरे आज यहाँ तक पहुंच गए। डॉग बेचारे वहीं के वहीं रह गए, एलिफेंट वहीं के वहीं रह गए। और मैम हमें होमो सेपियंस नाम क्यों दिया गया? साइंटिस्ट लोगों ने दिया होमो सैपियंस। मैम होमो उसके सैपियंस से पहले होमो इरेक्टस, पता नहीं बहुत सारे निंडरथल मैन, पता नहीं क्या क्या दिए गए। तो हम इसके पीछे कोई रीजन नहीं है, रीजन नहीं है। तो बिना मैम लॉजिक कितने के वेले लोग हैं, ये नाम देते रहते हैं। मैम बहुत टाइम होता है इन सब के पास, नाम देते रहते हैं। बेटा नाम नहीं देंगे तो क्या करेंगे फिर ये? अब कोई इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत से डिस्कवरी करता है, तो नाम तो देगा ही ना। साइंटिस्ट अपने नाम तो पढ़ेंगे जैसे हम उनको पहचान से। अभी तुम्हारा नाम आयुष ना होता भाई, सारे लड़के ही लड़के होते। मैं बोलती हूँ लड़के सुन, सारे लड़के बोलते यस मैम। लड़कियां मैं बोलती भाई गर्ल सुनो। एक कौन सी गर्ल को मैं डिनोट करती बिना नाम के? नहीं होता ना। नाम भी दिया गया आपको, क्लास पर भी हमारे पास तो लॉजिक के साथ है। दिया गया, सारी चीजें दी गई, आइडेंटिफिकेशन। समझ गया। क्लास नंबर। में बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्लास में बच्चों को रोल नंबर दिया जाता है, इसलिए तो दिया जाता यस। है। उन पर साइंटिस्ट लोगों ने इलॉजिकल नाम क्यों रखे? लॉजिक के साथ रख लेते ताकि याद रहे। अब वो ट्रस्टी महक तो रख नहीं सकते थे, उस टाइम पे उनको नहीं पता था भाई ये भी नाम एग्जिस्ट करता है। हम जैसे कुछ भी बारे में रिलेट कर लेते ना तो लॉजिक बन जाता। नहीं बेटा, वो कुछ भी नाम रखते थे ताकि कुछ भी। मैम वो मेरे के हिसाब से होता है ना, उनके बिहेवियर डिपेंड करता है। नहीं समझ आया खुशबू, इको कर रही है आपकी वॉइस। मैम वो उनके कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करता होगा ना। हाँ कैरेक्टरिस्टिक पे बोल रहे हो ना, कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे नाम रखे जाते हैं। यस मैम। हाँ मतलब उनके अंदर जो कैरेक्टर्स टाइप से रख दिया जाता है, जैसे मैमल्स मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एवीज बर्ड्स हो गई, न्यूमेटिक बोन्स होते हैं, उड़ सकती हैं, वो फेदर्स होता है उनके अंदर। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स के बेसिस पे भी नाम रखा जाता था, और अगर कैरेक्टर के बेसिस पे कोई नाम नहीं मिलता तो एम ही कुछ भी नाम रख देते। चलो बहुत हुआ, टॉपिक पे आओ। मैम क्या कोई ऐसी स्पीशीज भी हो सकती है जो ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो अब तक तो नहीं है। फ्यूचर में? फ्यूचर में आई कांट से एनीथिंग। ह्यूमंस का ही क्रैनियल कैपेसिटी और ज्यादा डेवलप हो सकती है, रोबोट्स बनने लग रहे हैं, ह्यूमंस का काम रोबोट्स करने लग रहा है, तो हो सकता है ह्यूमंस को रिप्लेस करते रोबोट्स।
हाँ जी, पीपल का जो पेड़ होता है उससे सबसे ज्यादा CO2 रिलीज होती है। एंड मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं होती कि उसको हम उसको अलग से डिस्टिंग्विश करके रखें। बस पीपल के पेड़ के नीचे ना होता है ना उसका शेडो वाला पार्ट बहुत ज्यादा होता है, तो हवा आती है उसके नीचे सबसे ज्यादा, तो लोग उसी के ज्यादा नीचे सोना प्रेफर करते थे, इसलिए बोल दिया जाता है पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। और हम नेगेटिव ऑरा क्या होता है? नेगेटिव हो रहा मतलब नेगेटिव वाइब्स। मैम कोई नेगेटिव वेरिएशन वाइब्रेशंस भी होती है कोई नेगेटिव? नेगेटिव वाइब्रेशंस तो नहीं होती एक्चुअली, मैं तो इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करती। कोई बोलता है ना, जैसे कोई मंदिर वगैरह जाता है, वहां पे पॉजिटिव वाइब्स फील होती है इंडिविजुअल्स को, यस मैम। उसके पीछे भी ना पता है एक लॉजिक है, जो मैं तो पढ़ाती हूँ 12th क्लास में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में एक टॉपिक है ड्रग्स का, फिर ड्रग्स के बारे में पढ़ा जाता है। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल को डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन के केस में उसको एक मेडिसिन दी जाती है, ट्रैंक्यूलाइजर्स उनको बोलते हैं, जो ब्रेन को रिलैक्स करने का काम करता है। अब ट्रैंक्यूलाइजर क्यों उनका नाम पड़ा, उसके पीछे मैंने थ्योरी पढ़ी थी, क्योंकि वो ट्रैंक्यूलिटी प्रोवाइड कराता है। ट्रैंक्यूलिटी का मतलब होता है ट्राइंगल शेप। इसके पीछे की थ्योरी जब मैंने पढ़ी कि भाई ट्रैंक्यूलिटी क्यों नाम रखा गया, तो मेरे को पता चला जो जितने भी टेम्पल्स हैं उनका जो टॉप वाला पार्ट वैसे ट्राइंगुलर बना रहता है ना। यस मैम। टेम्पल्स हो, मस्जिद हो, या कोई भी जनरली ऐसी धार्मिक टाइप के प्लेस होता है, वो ट्राइंगल शेप में होता है। उससे ना ये मतलब उसके पीछे लॉजिक लिखा हुआ था कि ये जो ट्राइंगल होता है ना, ये क्या करता है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज को एक जगह अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे होता है ना प्रिज्म वगैरह होता है, व्हाइट लाइट को स्कैटर्ड कर देता है और स्कैटर्ड लाइट को एक व्हाइट लाइट बना देता है कि पॉइंट पे यस मैम। होता है ना। यस मैम। बिल्कुल ऐसे काम करता है ट्रैंक्विलाइजर। जितनी भी पॉजिटिव वाइब्स होती है उसके चारों तरफ उन सबको इकट्ठा करके एक जगह पे लेके आता है। इसलिए बोलते हैं ऐसी जगह पे शांत मन हो जाता है, मंदिर वगैरह में इधर उधर जाके। इसीलिए उनका नाम ट्रैंक्विलिटी ट्रैंक्विलाइजर्स रखा गया था, ड्रग्स का नाम। मैम जैसे कि बहुत से घोस्ट हंटर्स देखते हैं तो उनके पास ना बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिससे वो ट्रैक करते हैं, तो वो यस मैम, डिवाइस यस मैम। साइंस की हेल्प से ही बने होंगे। मैम EMF मीटर टीवीज में दिखाता है बेटा ये, वैसे मैंने तो नहीं मैम पढ़ा होते है। हैं, मैम ये मिल जाते हैं। होते होंगे वही नेगेटिव वाइब्स को ऑब्वियसली ट्रैक करने के लिए, बट नेगेटिव वाइब्स कुछ एग्जिट तो करे ना कहीं पे, कुछ तो उसकी फॉर्म होनी चाहिए। तो मैम उसकी मैम वो कोई कम्युनिकेशन करने के लिए होता है EMF मीटर। मतलब भूत से बात करने के लिए। Yes. नेगेटिव यस मैम, यस मैम। होती है उनकी कोई फॉर्म ही नहीं होती, एग्जिस्ट ही मैम नहीं एक डिटेक्टर भी होता है। पता नहीं है वो एग्जिस्ट करती, देखो आपने एक और डिस्कवरी भी पढ़ी होगी, वो आत्मा वाला concept होता है ना, हमारी सोल मरने के बाद सोल निकल के जाती है। ये भी थोड़ा इसके ऊपर भी डिस्कवरी हुई थी, आप लोगों ने अगर सुना होगा तो। मैंने तो काफी टाइम पहले सुना था ये, कि एक इंडिविजुअल जो बिल्कुल मरने वाला था, उसको ऐसे ना बिल्कुल शीशे वाले केज में बंद कर दिया, जो पूरी तरीके से बंद था, यस पूरी मैम। तरीके। फिर बाद में देखा गया कि जब वो बेचारा मरा, इंडिविजुअल उसको मरने की हालत में छोड़ ही तो दिया था, मरा तो जो शीशे थे ना वो क्रैक मिले थे। यस मैम साइंटिस्ट भी जानते हैं इसके पीछे की हाँ, थ्योरी। तो क्रैक मिले थे, तो उससे पता चला था कि कुछ ना कुछ वाइब्स या कुछ ना कुछ एनर्जी इसके अंदर से निकल के गई है, जिसकी वजह से क्रैक्स आए। ये ये मेरा मूवी नहीं है आयुष, मैम मैंने देखा था कहीं पे। साइंटिस्ट लोगों ने किया था इस चीज को प्रूव पहले, उसके ऊपर मूवी बन गई हो, आई कांट से एनीथिंग, बट हाँ ये साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। मैम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला था इस बात पे, थ्योरी भी थी। पढ़ ले आप, यस पढ़ मैम। ले, मैम एक चीज पूछनी पूछो। मैम, जैसे अगर हम किसी बात के लिए या फिर किसी भी चीज को या फिर किसी भी इमेज को ज्यादा सोचते हैं या ज्यादा देखते हैं तो वो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है, तो वही चीज हमें इल्यूजन की तरह दिखती है ना मैम। एग्जैक्टली वही चीज हमें दिखाई देती है। अब जितने बच्चे यहाँ भूत भूत की बातें कर रहे हैं ना, इनको रात में जरूर भूत दिखाई देगा। अभी इनको 10 बजे मम्मी बोल दे बेटा छत पे चले जाओ, वो सामान उठा के लेके आओ, उसको सुनाई देगा कि भाई पीछे से कोई आवाजें आ रही है ना, किसी ने उसका हाथ पकड़ मैम लिया ये है। तो बस, बट मैम ये तो सिर्फ दिमाग का खेल होता है कि हमारे दिमाग में कुछ डर होता है तो इसलिए हमें ऐसा लगता है, पर ऐसा होता नहीं है।
अगर किसी इंडिविजुअल भाई किसी ने मतलब भूत के बारे में सुना ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है भूत क्या होता है, क्या डर लगेगा? नहीं डर लगेगा। छोटा सा बच्चा है 3 या 4 साल का, उसको कहीं भी भेज दो अंधेरे में या कहीं भी, वो नहीं बोलेगा भूत है या नहीं। यस मैम। और मैम ये डर भी हम भी बिठाते हैं बच्चों को बोल बोल के कि वहाँ पर भूत है, वो तो डराते हैं बच्चों को कि भूत आ जाएगा, ये हो जाएगा। और इससे फिर जब तक वो बड़े होते हैं तब तक और ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन कोई कोई होता है बहुत ज्यादा डरता है, कोई कोई नहीं डरते। जो मेरे घर में मेरी खुद की सिस्टर है, वो एक भी मिनट अंधेरे में नहीं रह सकती। अगर सपोज कहीं फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे जाना है तो वो नहीं जा सकती। बहुत लोग होते हैं ऐसे जो बहुत डरता है। मैम आपको साथ जाना मैम कितने साल के हैं? जैसे 2 साल छोटी है, आई गेस 22 23 तो 23 मैम की। तो आपको अपने साथ लेके जाती होंगी जहाँ भी जाती जाती नहीं है अकेले। तो बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत लोग होते हैं जो नहीं डरते। चलो बस तो मैम ब्रेन को ट्रेन करना होता है। क्या? मैम ब्रेन को ट्रेन करना होता है। बस ब्रेन को ट्रेन करना होता है। आज आप एक काम करो, पूरे 1 वीक तक अगर मैं आपको बोलूं कि भाई पूरे एक हफ्ता तक आप लोग 8 घंटे पढ़ाई करो, स्टार्टिंग के 1 वीक में आप लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे 1 वीक पढ़ लो बस। नेक्स्ट वीक से आपका खुद मन करेगा पढ़ाई करने का। मैम नहीं करेगा। एक दिन सुबह 5 बजे उठा दे मम्मी, डेली 5 बजे उठाते चल जाए 1 वीक तक, भाई मैम ये भी नहीं होता। हो जाएगी। लक्ष्य तुम नहीं आते इस कैटेगरी में फिर। मैम मैं तो 7 बजे उठ के 8 बजे दोबारा से सो सकती हूँ नहाकर। ये तो मेरे अंदर भी है, मैं भी हो सकती हूँ। मैम मैंने बहुत ट्राई करा, ये नहीं होता मेरे से तो होता ही नहीं बिल्कुल। बट बेटा ये हैबिट डाल लो अभी से, सुबह जल्दी मैम स्कूल जब जाते थे ना मैम रोज जल्दी उठते थे, पर अब छुट्टियों में तो लेट उठते हैं। हाँ तो अभी से जल्दी उठने की हैबिट डाल लो, 5 बजे अराउंड। इतना हैबिट मैम बना, सुबह उठ के 1 घंटा पढ़ना है डेली, 1 घंटा डेली रिवीजन कर। कुछ नया मत पढ़ो, क्वेश्चन मत प्रैक्टिस करो, कुछ मत करो, रिवीजन करो बस डेली 1 घंटा सुबह। फिर आप खुद देखना आपका ब्रेन कितना ज्यादा चलने लग जाएगा, इम्प्रूवमेंट आप खुद नोटिस करोगे। मैम जब मजबूरी होती है ना पढ़ने की तभी पढ़ा जाता है, वैसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता। तो वही तो चीज है ना, आपके ब्रेन को ना कंफर्ट जोन में रहने की हैबिट पड़ चुकी है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सबसे बड़ी चीज होती है हमारा ब्रेन कंफर्ट जोन ढूंढता है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन हमारा ब्रेन को हमेशा चाहिए कि भाई उसको कहीं से कंफर्ट जोन मिल जाए। जैसे सपोज कर रहे हैं कि भाई आज हम सोच के बैठे हैं कि स्कूल नहीं जाना है, मतलब ऐसे मन में चल रहा है, हल्की सी बारिश आ गई, भाई हम छुट्टी कर लेंगे, हल्की सी बारिश आए क्यों ना, 5-10 मिनट के लिए क्यों ना, है ना। हमें हल्का सा सर दर्द हो रहा है, हम पूरा दिन लेटे रहेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, भाई क्यों, सर दर्द हो रहा है मेरे को, मैं क्यों पढ़ाई करूं। होता है ना, यस वो कंफर्ट जोन होता है। और जितना ज्यादा कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे कि नींद आ रही है, नहीं, आपको बोलना है खुद को कि नहीं भाई मेरे को पढ़ाई करनी है। इवन ये सेम चीज मैं खुद के लिए भी ट्राई करती मैम हूँ। ये सेम टैलेंट मेरे पेरेंट्स करते हैं, रोज रोज बताते हैं ये कंफर्ट जोन में बैठ जाओ। होता है एग्जैक्टली होता है, क्योंकि मैं खुद पे तो ये बिलीव करती हूँ कि वो, जैसे सपोज करो मैं अपना एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ, मेरा फिक्स टाइम होता है कि मैं सुबह 8:30-9 बजे तक सो के उठती हूँ। लेकिन मैंने डिसाइड किया अभी लास्ट टू लास्ट वीक कि नहीं भाई मैं सुबह 6:30 उठूंगी एग्जैक्टली। फोन में अलार्म तक फिक्स किया कि इतने बजे उठना है, इस टाइम तक ब्रेकफास्ट कर लेना है, उसके बाद पढ़ाई करनी है बैठ के, उसके बाद यूट्यूब के लिए कुछ करना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है, ये करना है। मतलब मैंने अराउंड 2 हफ्ते पहले डिसाइड किया था कि मैं डेली सुबह में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करूंगी यूट्यूब के लिए। 1 हफ्ता किया, छोड़ दिया, फिर से वापस। 1 हफ्ता तो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल लगा मेरे को, बट जब करना शुरू किया तो बहुत रिलैक्स फील होता था कि भाई सुबह सुबह ये काम निपटा लो, फिर पूरा दिन आप फ्री रहो, पढ़ाई करते रहो, कुछ भी करते रहो, एटलीस्ट पूरा दिन फ्री रहोगे। लेकिन आप नहीं कर रहे हो। इवन मुझे ये चीज फील होती है अगर मैं कोई अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ मिसिंग चल रहा है लाइफ में, वो हैप्पीनेस फील नहीं होती,
वो सिर्फ तब होती है जब मुझे लगता है कि हाँ मेरा सारा काम डन है, बहुत सही से चल रहा है सब कुछ, मेरी क्लासेस सही से नहीं जा रही होती, मुझे वो चीज भी फील होती है कि हाँ मेरी क्लासेस सही से नहीं जा रही है, तो ब्रेन में एक अनकंफर्टनेस रहती है, रेस्टलेस फील होता रहता है। तो सेम चीज आपको भी फील होना चाहिए। अगर आपने पूरा दिन में जो टीचर ने कल पढ़ा दिया, एक रूटीन बना लो कि मैम ने कल हमें इतना टॉपिक्स पढ़ा दिए थे, मेरे को ये सारे आज क्लास में आने से पहले रिवाइज करने ही करने हैं। अगर आज केमिस्ट्री की क्लास है तो केमिस्ट्री का जितना मैम ने पढ़ा रखा है वो सारा मेरे को रिवाइज करके ही जाना है। तो फिर चाहे आपको अपने सोने में से टाइम निकालना हो या खाने में से टाइम निकालना हो, कुछ भी करना पड़े, आप करके ही जाओगे क्लास में। ये वाली हैबिट्स बना लो सिर्फ अभी, ठीक है। और एक सुबह डेली 1 घंटा रिविजन वाली, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। अभी ये चीज फील नहीं होगी, 12th कर लोगे ना, जब नीट का स्कोर आएगा, किसी का 100 आ रहा है, किसी का 150 आ रहा है, किसी का 170 आ रहा है, और मैसेज कर रहे हो शिवानी मैम बता दो कौन सा कॉलेज मिलेगा, इस नंबर पे सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तब समझ में आएगी ये चीज। भाई मैं पहले वाले बैच वाले बच्चों को बोल बोल के थक चुकी थी एक चीज, बोर्ड एग्जाम्स थे जनवरी से पहले, 1 दिसंबर से मैंने उन लोगों को बोला था कि भाई बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम को ज्यादा सीरियसली मत लो, पास हो जाओ सिर्फ। लेकिन बोर्ड एग्जाम में 2 महीने उन्होंने वेस्ट कर दिए अपने, बोलने के बावजूद भी। अब सबके सब पछता रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में, और खुद आगे बोला मैम बोर्ड एग्जाम में तो नहीं भी पढ़ते ना, सिर्फ क्लास में जो पढ़ रखा था उसी से ही हो जाता पूरा पेपर। क्या फायदा है 190+ मार्क्स लेके आने का वहां पे, जब अब सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, ड्रॉप लेना पड़ रहा है, तो नहीं फायदा ना। इससे बेटर है 60 to 70% मार्क्स लेके आओ 12th में बोर्ड एग्जाम में, बाकी सब अपना नीट एग्जाम करो। बेटा घर वालों को समझाओ कि ना, अब पहले होता था, घर वालों की इंटेंशन ये थी, घर वालों को ये पता होता था पहले कि हमें बोर्ड एग्जाम में 99-98% आएंगे तभी आगे एडमिशन मिलेगा, जो कि होता था पहले। अब अपने फैमिली वालों को ये चीज समझाना शुरू करो कि अब 12th में चाहे मैं 100% भी मार्क्स लेके आ जाऊं, मुझे कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं मिलेगा 12th के बाद। मैम एक भैया है, उनके ना 12th में 96% मार्क्स आई है, बट नीट में 200 समथिंग स्कोर है। अब बताओ क्या फायदा है, कुछ नहीं है ना। नो मैम का 60% चाहिए 12th में ताकि वो नीट का फॉर्म भर जाए, तो मैं अपन को ये बोला 60% ले आइयो कम से कम। 60 to 70 एंड इवन इससे ज्यादा बताते हैं, क्योंकि भाई आप नीट में कुछ अलग थोड़ी ना पढ़ रहे हो, 12th वाला ही पढ़ोगे सारा। बस थोड़ा सा वो जो इंग्लिश होता है या वो कंप्यूटर, ये फालतू के सब्जेक्ट्स होता है ना, इसमें पढ़ना पड़ता है बस। फिजिकल एजुकेशन तो एक रात पढ़नी होती है बस। बस इन सब्जेक्ट्स में ये 3 मेन सब्जेक्ट तो नीट के लिए पढ़ोगे ही, इनकी तो टेंशन है ही नहीं। बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं भाई, 8 दिन की छुट्टी है हिंदी के पेपर में, 8 दिन बैठ के हिंदी पढ़ रहे हैं, ये तो गलत है। मैम वो तो एक दिन पहले पढ़ी जाती है बोर्ड के एग्जाम में, 10th में भी ऐसी करी थी। वही तो नहीं करता ना भाई बच्चे। मैम साइंस स्टूडेंट के पास हिंदी, हाँ 12th वाले 11th 12th उनके पास था, किसी के पास हिंदी था, किसी के पास होम साइंस था, किसी के पास वो कंप्यूटर वगैरह भी था, कंप्यूटर साइंस पता नहीं क्या बोलते थे उन्हें, काफी सारे सब्जेक्ट्स थे। मैम मेरे पास फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश रही। हाँ तो बस उसी पे अपनी कमांड बना के रखना, इंग्लिश अच्छा रखना, सीयूटी में हो जाएगा, फिजिकल एजुकेशन तो हो ही जाता है। मैम सीयूईटी का थोड़ा ना देना है। सीयूटी फिर भी दे देता है, क्योंकि भरोसा नहीं होता नीट का किसी पे। कोई बात नहीं। सीयूटी में आता है इंग्लिश, इंग्लिश भी आता है, जनरल टेस्ट भी आता है। देखो मैम जनरल टेस्ट रह जाएगा। पूरी क्लास का टाइम निकल गया बातें करते करते, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा। बायोलॉजी घर पे लेक्चर पढ़ने है। के बाद कल क्लास है ना हमारी। मैम कल यस चलो कल है शायद क्लास। आई वांट कि इस वीक में इस चैप्टर को निपटा दूं अब मैं। मैम टाइम कितना जल्दी निकल गया। वही बातें कर रहे हैं ना इसलिए टाइम ज्यादा है। कल क्लास नहीं है, और सैटरडे, हाँ सैटरडे भाई क्लास नहीं ले पाऊंगी मैं आप लोगों का शायद से। मैम दिल्ली जा रहे हो? आप लोगों को कैसे पता है, कुछ भी आपने बताया मैम समझ मैं गया सब अभी जा रही है ना। क्या? जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तब खुशबू मैम के पास कॉल आया था तो उन्होंने बताया। ओ, मैम कहाँ पर आ रहे हो आप?
दिल्ली में सेंट्रल दिल्ली में कैनॉट प्लेस वगैरह ऐसा कुछ एड्रेस बताया। यस मैम, करेक्ट प्लेस। मैम ज्यादा दूर नहीं है आगरा से। हाँ अगर आना चाहोगे मैं